नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिज स्टोरीज में। बक्सर के युद्ध के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। इस टॉपिक में हम लोगों ने अभी तक ये जाना था कि किस तरीके से पहले मीर जाफर फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया और किस तरीके से सारा विवाद दस्तक के विशेषाधिकार के ऊपर केंद्रित रहा एवं किस तरीके से मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल बादशाह शाह आलम के साथ एक गठबंधन किया और उस गठबंधन के साथ बक्सर में एक युद्ध होता है जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में किस प्रकार अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को पराजित किया। आज के इस कक्षा में हम लोग इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय के मायने क्या थे। बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना के पराजय के बाद क्या हुआ, किस प्रकार इस युद्ध ने भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज बंगाल और बिहार में स्थापित हो गए। उनकी सैन्य शक्ति पूर्ण रूप से जम गई। अंग्रेजों को केवल नमक पर 2.5% चुंगी देना पड़ता था। वह अन्य मांगों का आयात निर्यात शुल्क करने लगे। बंगाल की परिवर्तनशील व्यवस्था समाप्त हो गई और बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव हुआ। दोस्तों, इस तरीके से हम देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल में रोकने वाला कोई नहीं था। इस तरीके से अंग्रेजों ने बंगाल के लिए मनमाने तरीके से अपनी नीतियों का निर्माण किया जो उनके फेवर में हुआ करते थे, उनके पक्ष में हुआ करते थे। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की सेना सीमित कर दी गई जिससे भविष्य में अंग्रेजों का विरोध ना हो सके। तो भविष्य को देखते हुए अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को की जो सेना थी उसको सीमित कर दिया, जिसके कारण भविष्य में बंगाल के नवाब की सेना किसी भी स्थिति में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की स्थिति में नहीं आ पाते। बंगाल के नवाब को अपने यहां एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना पड़ता था जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा ना जा सके। पहले तो अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब की सेना में कमी की, वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि की नियुक्ति की। वह अंग्रेज प्रतिनिधि एक तरीके से नवाब के दरबार में ब्रिटिश एजेंट के रूप में होता था जो बंगाल के नवाब के दरबार की हर एक गतिविधियों का विवरण अंग्रेज अधिकारियों को दिया करता था, जिससे कि भविष्य में ली जाने वाली नीतियों के ऊपर अंग्रेज अधिकारी सही आकलन कर पाते थे एवं आने वाली समस्याओं का पूर्व ही अनुमान लगा सकते थे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को जो क्षति हुई थी उसकी पूर्ति मीर जाफर ने की। तो बक्सर के युद्ध, ऐसा बोला गया अंग्रेजों की तरफ से कि बक्सर का युद्ध बंगाल की रक्षा के लिए था, अतः इस युद्ध का सारा खर्च बंगाल के नवाब को वहन करना चाहिए, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला को वहन करना चाहिए। तो नजमुद्दौला नहीं, मीर जाफर को वहन करना चाहिए। तो इस कारण मीर जाफर ने सारे युद्ध खर्चों का वहन किया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला की महत्वाकांक्षा में समाप्त हो गई
और उसकी शक्ति खत्म हो गई। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउद्दौला ने से इलाहाबाद की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार नवाब ने कंपनी को 50,000 लाख खर्च के रूप में तथा कड़ा और इलाहाबाद के जिले दिए। वहीं दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में जाने के लिए विवश हो गया। उसके साथ क्लाइव ने जो संधि की उसके द्वारा कड़ा और इलाहाबाद के जिले उसे दे दिए गए, जो अवध के नवाब से अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे। इसके बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई तथा यह तय हुआ कि इन प्रदेशों में लगान वसूलने और उससे संबंधित न्याय करने का अधिकार कंपनी को रहेगा। इसके बदले में कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख प्रति वर्ष देने का वचन दिया। बंगाल में अंग्रेजों को दीवानी की प्राप्ति के पश्चात बंगाल के नवाब के अधिकार में केवल निजामत, फौजदारी न्यायालय तथा पुलिस कार्य दिया गया। इस प्रकार बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ। दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियां की गई, जिसे प्रमुख रूप से हम समझेंगे कि एक पहली इलाहाबाद की संधि सुजाउद्दौला के साथ की गई, जिसमें इलाहाबाद एवं कड़ा का क्षेत्र सुजाउद्दौला से ले लिया गया एवं युद्ध का हर्जाना 50 लाख रुपया उससे वसूला गया। दूसरी संधि मुगल बादशाह शाह आलम के साथ की गई, जिसमें हम ये देखते हैं कि शाह आलम को जो अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिलता है वो दे दिया जाता है और बदले में शाह आलम उड़ीसा, बंगाल और बिहार की दीवानी अंग्रेजों को सौंप देता। दीवानी का मतलब हुआ कि पैसे संबंधी, राजस्व एकत्रण संबंधी सारे फैसले अब अंग्रेज करेंगे बंगाल में। अब बंगाल के नवाब के पास केवल निजामत का अधिकार होगा। निजामत का अधिकार बोले तो क्या? फौजदारी न्यायालय, पुलिस व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था देखने का अधिकार बंगाल के नवाब का होगा। वहीं दूसरी तरफ पैसे का लेन देन का हिसाब रखने का अधिकार अंग्रेजों का होगा। और साथ ही साथ इस अधिकार के बदले अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम को 26 लाख रुपया प्रति वर्ष देने का वचन दिया। इस तरीके से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन बोले तो क्या? नवाब के पास फौजदारी अधिकार थे, वहीं अंग्रेजों के पास वित्तीय अधिकार या दीवानी अधिकार दे दिए गए। अब हम थोड़ी चर्चा बंगाल में द्वैत शासन के ऊपर करेंगे, जिसके कारण विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई बंगाल में एवं बंगाल भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। पलासी का युद्ध कौशल से नहीं जीता गया था, यह विश्वासघात हुआ था, परंतु बक्सर युद्ध दोनों ओर से डटकर लड़ा गया था। तैयारी पूरी थी, निश्चय ही यह अधिक कौशल सेना की जीत थी। बक्सर ने पलासी के निर्णय पर पक्की मुहर लगा दी थी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं रह गया था। नया नवाब उनकी कठपुतली था, अवध का नवाब उनका आभारी था तथा मुगल सम्राट उनका पेंशनर था। इलाहाबाद तक का क्षेत्र अंग्रेजों के चरणों में आ गया था तथा दिल्ली का मार्ग खुला था। इसके पश्चात बंगाल और अवध ने अंग्रेजों के अधिकार से बाहर आने का प्रयत्न नहीं किया तथा उनका फंदा और भी सुदृढ़ होता चला गया। पलासी युद्ध ने
बंगाल में अंग्रेजों की शक्ति को सुदृढ़ किया तथा बक्सर युद्ध ने उत्तरी भारत में तथा अब वे समस्त भारत पर दावा करने लगे थे। इसके पश्चात मराठों तथा मैसूर में कुछ चुनौती देने का प्रयत्न किया, परंतु भारत की दास्तां व स्पष्ट थी, केवल समय का प्रश्न था। बक्सर युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ बक्सर युद्ध का टॉपिक समाप्त होता है। अगले टॉपिक के रूप में हम लोग बंगाल में द्वैत शासन के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग वॉरेन हेस्टिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।